मेजर जो पोर्ट्स हैं हमारे वो, और जो मेजर हमारे एयरपोर्ट और शिप के लिए जो पोर्ट्स हैं उनमें से एक आपका डेफिनेटली यही पेपर में आता है। तो व्हाट इज द लाइफलाइन? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज नॉन एज लाइफलाइन, क्योंकि कोई भी फर्म जो माल तैयार कर रही है जब तक वो उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तब तक उसकी प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। कोई भी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका मेन मोटिव ही क्या है? टू गेन द प्रॉफिट। प्रॉफिट गेन करने के लिए ही प्रोडक्शन हो रही है, और अगर वो मोटिव नहीं पूरा होता है तो प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मीन्स होते हैं, रोडवेज, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। So they are major three means of transport: land, water and air. If we talk about land waterways, it is divided into three parts: roadways, railways, pipelines. Railways and pipelines. रोडवेज में हम हाईवेज के बारे में पढ़ते हैं, रेलवेज में हम गेज सिस्टम पढ़ते हैं जो रेलवे ट्रैक्स हैं हमारे, और पाइपलाइंस जो हमारी पेट्रोलियम या फ्यूल्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस का इस्तेमाल होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद रोडवेज। 5 अलग अलग तरह की रोड्स हैं हमारे यहाँ पर। रोडवेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। रोडवेज डेंसली पॉपुलेटेड रोड्स हैं हमारे यहाँ पर, और अलग अलग तरह के हाईवेज हैं जो कि देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ जोड़ते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। उसके अलावा स्टेट हाईवेज हैं जो एक स्टेट को उसकी कैपिटल के साथ जोड़ते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कैपिटल के साथ जोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। देन आता है हमारा लोकल रोड्स जो आसपास के गांवों को शहर के साथ जोड़ते हैं। तो ये हमारे अलग अलग रोड्स हैं, और मेजर हमारा बॉर्डर है हमारा, वहां पर बॉर्डर रोड्स हैं जिनकी मेंटेनेंस और जिनको बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। वैसे तो हम अलग अलग हाईवेज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हाईवेज में से अभी तक क्वेश्चन या जो मैप है वो नहीं आया है। तो आप मेजरली जो फोकस करेंगे इस चैप्टर में मैप में, वो आप एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर हम वाटरवेज और जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसके साथ साथ हम उसका मैप भी करेंगे, तो आप कोशिश करें मैप भी फिल करते जाएं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स हो गए। इसमें क्वेश्चन आता है हमारा कि एक तो टाइप्स ऑफ रोड्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल जो पक्के रोड होते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है और जिनको बनाने के लिए अलग अलग मिनरल्स, रोडी, आयरन इसका इस्तेमाल किया जाता है। अनमेटल्ड रोड कौन से होते हैं? जो कि रेनी सीजन के अंदर यूजफुल नहीं रह जाते क्योंकि वो कच्चे रोड होते हैं और खराब हो जाते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज? 3 मार्क्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट डाउन, और आपको लिखने भी चाहिए साथ के साथ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं इस पार्ट में से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज? तो क्या इंपॉर्टेंस है? ये चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। या वाई रोडवेज इज प्रेफर देन रेलवेज? रेलवेज की बजाय रोडवेज को क्यों प्रेफर किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज चीपर देन अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर रेलवे ट्रैक आपको बिछाना है तो आपको उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कम होती है। दूसरा, किसी भी अनइवन सरफेस के ऊपर भी हम रोड्स को बना सकते हैं। अगर हम पहाड़ों की बात करें वहां पर रोड्स हैं, लेकिन वहां पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाना मुश्किल है। आप लोगों को शायद पता भी होगा जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इधर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं,
केवल असम के कुछ पार्ट तक ही हम रेलवे के जरिए जा सकते हैं, उससे आगे का जो हिस्सा है वहां हम बस से या रोडवेज से ही जा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होती है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड होती है रोडवेज के जरिए, और अनइवन टेरेन पे भी रोडवेज को बनाना या रोड्स को बनाना आसान होता है। रोड्स कैन बी बिल्ड ऑन ओवर हायर स्लोप्स, जो ज्यादा ऊंचाई वाली जगह है पहाड़ों को काट कर भी रोड बना दी जाएंगी, लेकिन वहां पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाना मुश्किल होगा। रोड ट्रांसपोर्ट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट लिंक अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वाटरवेज यानी कि सी पोर्ट तक जाना है तो भी आप रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो भी आप रोड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, और एयरपोर्ट जाने के लिए भी हम रोड्स का इस्तेमाल करेंगे। इट मींस अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रोडवेज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो होगी फीचर, या हम क्यों रोडवेज को प्रेफर करते हैं। आपका ये क्वेश्चन क्या सकता है कि डिफरेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो हम इसकी फीचर्स को देखते हुए हम ये मानते हैं कि हम रोडवेज को ही प्रेफर करेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन गोल्डन क्वाड्रेंटल सुपर हाईवेज है हमारे यहाँ पर, जो नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ते हैं। मेजर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है हमारी उनको जोड़ता है गोल्डन ट्रायंगल। इसका शेप भी इस तरह से है कि इस तरह से घूम के जाता है क्वाड्रेंटल शेप के अंदर, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रेंटल कहा जाता है। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो येलो कलर से इसको दिखाया गया है। देन नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, 1 मार्क के अंदर आपका पूछा जा सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है, तो ये जो शहर है और यस आप इन दोनों का नाम लिखेंगे, और ईस्ट वेस्ट आ जाता है तो ये श्रीनगर और ये कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पोरबंदर से लेकर सिलचर, ये चारों हिस्सों को या देश के 4 कोनों को जोड़ता है, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रेंटल यानी कि जिसकी 4 साइड्स हो ये रोड कहा जाता है। देन नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल हाईवे देश के सभी हिस्सों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। जो हमारा सबसे पुराना हाईवे है वो हमारे हरियाणा में से होकर गुजरता है, ये वाला जो आपका मेन रोड है, ये दिल्ली से होता हुआ अंबाला तक जाता है। ये अभी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है ना, रोड तो यही था, ये यहाँ था और इसको खिसका के यहाँ ले आए, जगह डायरेक्शन तो वही है। दिल्ली टू अमृतसर जो हमारा जाता है वो सबसे पुराना हमारा है हाईवे, ठीक है। हरियाणा में से कौन कौन से हाईवेज गुजरते हैं ये आपको पता होना चाहिए, NH1, NH10, NH71, 9। नेक्स्ट, स्टेट हाईवेज आर दीज रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद इट्स डिस्ट्रिक्ट, यानी कि चंडीगढ़ से जो भी रोड हमारे हरियाणा के अलग अलग शहरों को जोड़ता है उसे हम स्टेट हाईवेज कहते हैं, और इसको मेंटेन करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जो ये गोल्डन क्वाड्रेंटल है इसको मेंटेन करने का काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड देती है इसकी मेंटेनेंस के लिए, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और स्टेट हाईवेज के मेंटेनेंस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। देन डिस्ट्रिक्ट, these roads connect the district headquarter को जिला से अलग-अलग जिले के हिस्सों के साथ जोड़ते हैं। भारत में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव है और हरियाणा के अंदर 6000 से ज्यादा गांव है। अदर रोड्स, रूरल रोड्स, वो रोड जो गांव को कस्बों के साथ या शहरों के साथ जोड़ते हैं उन्हें हम अदर रोड्स की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है हमारा बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए अलग से अथॉरिटी बनाई गई जो स्पेशली बॉर्डर रोड्स को मेंटेन करने का काम करती है। इन रोड्स के बनने के बाद जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी जैसे कि असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्योंकि यहाँ पर भी बाउंड्री है हमारी, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ और व्यापार के तरीके जो है वो और ज्यादा बढ़िया हो गए। जैसे कि पाकिस्तान जो है वहां पर मुख्य सामान भेजते थे, अब जो है हालात बदल गए तो वो सिस्टम हमारा कम हो गया है, हम नहीं भेजते चीजें, लेकिन बॉर्डर रोड्स बनने के बाद हमारे व्यापार को तरक्की मिली थी। ये है हमारा रोड्स का टॉपिक। अलग अलग अथॉरिटीज आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। NHAI इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन
railways. Railways is the principal mode of transportation because yes, it can carry a large number of goods and services. और it is the cheapest mode of transportation. अलग अलग गेज के बेस पे रेलवे है, रेलवे की अपनी फीचर्स हैं, जैसे कि आपको अगर लार्ज नंबर में गुड्स और सर्विसेज को कहीं पर भी भेजना है तो हम रेलवे का इस्तेमाल ही करते हैं। यस, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोली मार्केट, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, रेलवे का मुकाबला कोई अदर फर्म नहीं कर सकती। आप रोडवेज में सफर करते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में भी सफर करते हैं, प्राइवेट बसेस भी चलती हैं, लेकिन रेलवे का मुकाबला कोई नहीं। और ये सेंट्रली कंट्रोल्ड सर्विस है जिसका सारा का सारा नियंत्रण सरकार की तरफ रहता है। ये दुनिया का या हम ये इंडिया का कह सकते हैं सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हर रोज लगभग 2.5 करोड़ लोग इंडियन रेलवे से सफर करते थे बिफोर कोरोना। अभी तो सभी रेल्स जो है मोस्टली बंद है, कुछ लिमिटेड चल रही है। अभी सरकार ने लगभग 150 के आसपास ट्रेन जो है वो प्राइवेट कर दी है और उनके किराए जो है वो बढ़ गए हैं। यस, रेलवेज इज द cheapest मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर आ जाता है आपका चैलेंजेस क्या है, रेलवेज के लिए चैलेंजेस क्या है। जो टेरन होता है या रिलीफ फीचर जो अनइवन होती है वहां पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाना मुश्किल होता है। रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और कई बार जो चेन पुलिंग होती है उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि अनवांटेडली लोग जो है वो चेन खींच देते हैं और उससे जो है वो ट्रेन डिले हो जाती है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो आप वैसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होगी ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन हिमालयन माउंटेन्स रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। अगर हम बात करेंगे नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा वो मोस्टली यहाँ पर हमारा हिमालय है, तो हिमालय में रोड्स को कंस्ट्रक्ट, ये रेलवेज को कंस्ट्रक्ट करना काफी मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी इलाके में ये गिरने का, पहाड़ों पे खिसकने का डर रहता है और ट्रैक्स को बिछाने में भी दिक्कत आती है। इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइंस ऑन द स्वैम्प्स ऑफ। उसके अलावा गुजरात वाला जो हिस्सा है यहाँ पर भी, गुजरात राजस्थान का जो हिस्सा है यहाँ पर भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में दिक्कत आती है क्योंकि डेजर्टेड लैंड है, इसलिए ट्रैक्स बिछाने में तो उसको सर्विस कहाँ से मिलेगा, ड्रिलिंग कैसे होगी, कैसे बिछाएंगे। और गुजरात में स्वैम्पी लैंड है, वहां सफेद रेत है, नमक वाली रेत है, तो वहां पर भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में दिक्कत होती है। देन देयर प्रॉब्लम्स ऑफ सिंकिंग और रेलवे ट्रैक्स, फॉर एग्जांपल शायद वेस्टर्न घाट जो है हमारा ये हिस्सा, यहाँ पर सह्याद्री है यानी कि नारशी लैंड है, दलदली जमीन है यहाँ पर, और उस जमीन में भी रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में दिक्कत आती है। स्टिल इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। रेलवे का अलग से बजट आता है, जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं वो अलग बजट पेश करते हैं रेल का, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पूरे देश का अलग से बजट पेश करते हैं। लगभग 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं हमारे भारतीय रेलवे के अंदर। डिफरेंस वो सिर्फ रेलवे का ही दिखाते हैं, जो रेलवे मिनिस्टर है उनका फाइनेंस से कोई कंसर्न नहीं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रेलवे को नहीं छेड़ते। फील्ड अलग अलग हो गए ना। हालांकि अब ये प्रयास किया जा रहा था कि सारे के सारे जो है वो एक तरीके से दिखाए जाए, और पिछले 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वही पेश करती है, लेकिन इसका जो बजट है वो बहुत भारी होता है। मोस्टली जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है रेलवेज के जरिए, जितने भी, जैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट है इनमें कोयला सप्लाई होता है, तो कोयले की जो गाड़ियां हैं वो रेलवेज के जरिए ही बुगिया वहीं से ही ट्रांसपोर्ट होती है। जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट जो भी होता है या इंपोर्ट जो भी होता है वो वैगन सारी के सारी रेलवे के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसलिए ये अलग से हम इसको बनाकर रखते हैं। एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ 2 रुपए की टिकट लगती थी, लेकिन 5 सालों में कुछ चेंजेस आए। जो पिछली सरकार थी उसने मिनिमम रेट जो कर दिया है ट्रेन का वो 10 रुपीज है। अब नहीं तो 2 रुपए में आप यहाँ से सांभला जा सकते थे और 11 रुपए में आप यहाँ से दिल्ली जा सकते थे, जबकि रोहतक में आपको कहीं आने जाने में 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 20 रुपए जाने में, 20 रुपए आने में। तो अभी भी 40 और
एक तरह से 50 का ही गया। ठीक है, गोल रुपए खाली। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज ऑलमोस्ट सेम है। चैलेंजेस और ये थेफ्ट एंड डैमेज, लोग रेलवेज को नुकसान पहुंचाते हैं। अलग अलग तरह की ट्रेन है हमारे यहाँ पर, पैसेंजर, सुपरफास्ट और लग्जरी ट्रेन भी हैं, जैसे कि महाराजा और पैलेस ऑन व्हील, जिसमें आपको 5 स्टार होटल्स की फैसिलिटीज मिलती हैं और 7 दिन की जर्नी में आपको 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च करना होता है, क्योंकि उसमें आपको सारी फैसिलिटीज अंदर ही प्रोवाइड होती हैं। लोग रेलवेज को नुकसान पहुंचाते हैं। अक्सर हम देखते हैं ट्यूबलाइट्स उतार के ले जाएंगे, झटके तोड़ देंगे। एक सुपरफास्ट ट्रेन चली हमारे यहाँ से और नेक्स्ट ही जर्नी जब उसकी हुई तो जो वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी वहां पर ही लोगों ने क्या क्या पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए। बिना टिकट लिए ही चढ़ जाते हैं, बिकॉज नेशनलिज्म, लैक ऑफ नेशनलिज्म का, नेशनल फीलिंग का अभाव है हमारे यहाँ। ये चीजें हमारी सुविधा के लिए है और हम ये बताते हैं कि हम ये डिजर्व नहीं करते, हम पैसेंजर को ही डिजर्व करते हैं। अच्छी चीजें हमारे भाग्य में नहीं है, क्योंकि अगर दे भी देंगे ना, सरकार दे भी देगी तो हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, उसको तोड़ ही देंगे। इवन उसमें हर सीट पे एलईडी लगा हुआ था और वो भी लोग जो है वो निकाल कर ले गए, चार्जर के पॉइंट्स निकाल कर ले गए। शेम ऑन अस कि जब कोई बाहर का व्यक्ति ऐसी ट्रेन में सफर करता है, वो देखता है कि अरे ये लोग अपने पैसे से बनाई हुई चीजों को ऐसे खराब करते हैं। सरकार ने कोई अपने पैसे थोड़ी बनाई है, हम टैक्स पे करते हैं, हर चीज के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है, उस पैसे से ही हमें फैसिलिटीज मिलती है। ऐसा क्यों है कि पीजीआई के अंदर 5 रुपए का कार्ड बनता है और आपको वो डॉक्टर ट्रीट करता है जो बाहर अगर प्राइवेट में बैठेगा तो 1000 रुपए फीस लेगा। आपको एक्सरे के लिए कुछ पेमेंट नहीं करनी, और भाई एक्सरे अगर बाहर करवाते हैं तो आपको 400 रुपए भरने पड़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो एक्सरा हो रहा है। बाहर एमआरआई करवाएंगे तो 6000 रुपया, पीजीआई में 2500 रुपए है, और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे बाहर 2000 रुपए भी लग सकते हैं, 1500 भी लग सकते हैं, और मेडिकल के अंदर वो 50 रुपए में हो जाता है, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। हमारे जो सरकार इनकम टैक्स लेती है या जीएसटी लगाती है वो कहाँ जाता है, वो इन्हीं फैसिलिटीज पे जाता है। आने वाले समय में ये जो टोल है ये भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम जब रोड टैक्स पे कर रहे हैं और जब इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी हो जाएगी तब ये हम जो टोल है वो उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन वो 2050 में होगा और 2050 तक ये रोड भी नहीं रहेंगे अगर हम इस तरह से मिस यूज करते रहेंगे चीजों का। तो ये बीइंग अ इंडियन सिटीजन, इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। बहुत लोग जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे घूमने के लिए जाते हैं, पत्थरों के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, ये हमारे उसको दिखाता है कि हम किस तरह के लोग हैं जो अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं। हम बाहर जाते हैं तो सोचते हैं कि विदेश में जाए, कितना अच्छा सिस्टम है, कितनी साफ सफाई है, तो गंदगी कौन फैला रहा है, हम ही तो फैला रहे हैं। क्लास के नीचे इतने मूंगफली के छिलके मिलते हैं, घर में तो ना मिलते ऐसे। अब जिस तरह खाई हो मैं उसी को ही कह रही हूँ। चलो ये भी अच्छी बात है, गाजर खा के दूसरों के ऊपर फेंक देते हैं। Then after this, pipelines. In ancient time, pipelines was used just for transportation of water. सिर्फ पानी की सप्लाई के लिए ही पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब जो है वो एक तो फ्यूल्स के लिए और दूसरा आयरन, स्लरी फॉर्म में आयरन होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नो डाउट पाइपलाइंस की जो कॉस्ट होती है वो महंगी होती है, लेकिन एक बार पाइपलाइन बनने के बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो जाती है, क्योंकि बार-बार हमें पे नहीं करना पड़ता। अब लगातार पाइपलाइंस की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बेसिकली जो गैस है, सीएनजी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर तो घरों में सिलेंडर का सिस्टम ही खत्म है, वहां पर तो मीटर लगे हुए हैं, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर होते हैं ऐसे ही गैस पाइपलाइंस लगी हुई है और मीटर्स लगे हुए हैं, जितना आप कंज्यूम करेंगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। आने वाले समय में बिजली के भी मीटर ऐसे ही रिचार्ज होंगे, जैसे मोबाइल्स को चार्ज करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं ना पैसे डाल के, ऐसे ही बिजली के मीटर्स भी रिचार्ज होंगे, हम जितनी पे करेंगे उतनी ही बिजली हमें मिलेगी। यस, इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हम पढ़ते हैं, ये ऑयल फील्ड से रिलेटेड है बेसिकली। यस, असम टू कानपुर, सलाया इन गुजरात टू जालंधर एंड हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर।
in UP. Then waterways, cheapest mode of transport. ये land ways हमारा पूरा हो गया है. Then waterways. अगर हम waterways की बात करें, मैप के लिए ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है. एंशिएंट टाइम से ही वाटरवेज का इस्तेमाल किया जा रहा है. और ये ध्यान रखिएगा कि अगर पोर्ट पूछा गया है, कोई भी सी पोर्ट, तो नो डाउट वो इसी एरिया में से ही होगा, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में तो एयरपोर्ट से है. कोस्टल एरिया ये है 7516.6 किलोमीटर. तो यहीं पर ही हमारा पोर्ट्स होंगे. और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पोर्ट को फिल करते हैं, यू मस्ट मार्क ऑन दिस बाउंड्री लाइन. आप इस बाउंड्री लाइन पे ही फिल करेंगे. अभी मैंने इस बार मैप में दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिया था. कुछ ना कुछ फुल खिला रहा है, इसलिए इतने एक्साइटमेंट के साथ. और उसमें से भी बहुत सारे बच्चों को यही